जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 15 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं, और 15 प्रश्न जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं, और 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं, और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। ये जो 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं ना, तो मेरा जो नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन है, जितने लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को मेरे एप्लीकेशन के बारे में पता होगा, और जो लोग अभी नए नए जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि ये जो मैथ का प्रश्न लिया गया है ना, मेरा एक एप्लीकेशन है नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से, जहां से हजारों लोग इस साल अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे एप्लीकेशन में सिर्फ 49 रुपये में पूरे 30 मॉक टेस्ट दिए गए हैं, ठीक है ना। और जो 23वां मॉक टेस्ट है उसमें जो मैथ वाला सब्जेक्ट है तो उसी का सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर आप अभी तक मतलब कहीं से मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और सिर्फ 49 रुपया परचेज करके पूरे 30 मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो, ठीक है ना। और पेपर में जाने से पहले आप लोगों को मॉक लगाना तो बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक आप लोगों को आपके लेवल का पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। और अगर अभी तक आप कोई भी जीके जीएस नहीं पढ़े हो तो फटाक से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। मेरे एप्लीकेशन में आप लोगों को सिर्फ 49 रुपये में पूरे मतलब 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, 300 स्पेशल जीएस के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, फिर टॉपिक वाइज पूरे जीके के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, फिर टॉपिक वाइज पूरे जीएस के प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। इन सब के अलावा जो करंट अफेयर्स का प्रश्न होता है ना, वो पूरा का पूरा आप लोगों को मतलब पेड कोर्स वाले में देखने को मिल जाएंगे। और कल जो पेड कोर्स वाला है ना, उसमें मैं जैसे समाधि स्थल से रिलेटेड, जैसे महान पुरुषों से रिलेटेड जो प्रश्न आर्मी के पेपर में पूछा जाता है तो उसका पूरा पीडीएफ मैं पेड कोर्स वाला में डाल दिया, तो आप लोग नीचे जाकर देख लेना जो लोग पहले से कोर्स लिए हुए हो, ठीक है ना। और युद्धाभ्यास वाला प्रश्न भी मैं पूरा का पूरा अपने एप्लीकेशन में डाल दिया। और इस वीडियो में भी आप लोगों का जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में एक बार रिवीजन करा दूंगा, ठीक है ना। बार बार रिवीजन कराऊंगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन से भी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को फ्री में मेरे एप्लीकेशन में जैसे पुराना वाला पूरा प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न दिया है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता। अब देखो ये प्रश्न 2023 में भी पूछा गया था, ठीक है ना, और इस साल भी पूछा जाने का संभावना है। अगर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछ देगा ना कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जैसे उप विजेता टीम कौन सा है। मतलब दोनों में से, चाहे विजेता टीम चाहे उप विजेता टीम, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फ्रांस, अर्जेंटीना, पुर्तगाल और ब्राजील है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता? तो इसका राइट आंसर आपका अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है ना। अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उप विजेता टीम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जिस टाइप के प्रश्न अगले बार पेपर में पूछे गए थे, एकदम मिलता जुलता प्रश्न रहता है, ठीक है ना। और यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं भी जाकर टेस्ट लगा लेना, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। बस आप लोगों को लगातार क्लास में बने रहना है और मेरे बातों को आप लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि मैं खुद पेपर पास कर चुका हूं, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा सा आप लोगों को बातों को फॉलो करना है। आपका यहाँ पर जैसे उप विजेता जो है ना वो फ्रांस हो गया, और आपका विजेता टीम आपका कौन सा हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है ना। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप वाला। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया है कि पीएम जन धन योजना का शुरुआत कब से हुआ। तो पीएम जन धन योजना का शुरुआत कब से हुआ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 28 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014, 22 जनवरी 2015 और 28 सितंबर 2018। तो पीएम जन धन योजना का शुरुआत कब हुआ? आपका जो पीएम जन धन योजना है ना, इसका शुरुआत आपका 28 अगस्त 2014 से हुआ।
आपका पीएम जन धन योजना का शुरुआत 28 अगस्त 2014 से हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 22 जनवरी 2015। पूछ देगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान कब से शुरू हुआ, ठीक है ना। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये कब से शुरू हुआ, तो ये आपका कब से शुरू हुआ, 22 जनवरी 2015 से, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। हरियाणा के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जाने का बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, भगवंत मान और मोहन यादव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री है ना वो नायब सिंह सैनी बने हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं। और इनसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो नायब सिंह सैनी है ना ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले कौन थे ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नायब सिंह सैनी हो गए हैं। तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर पूछ देगा, क्या पूछ देगा कि यहाँ पर भगवंत मान दिया है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं, ठीक है ना। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो भगवंत मान जी हैं। यहाँ मोहन यादव दिया गया है। पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि जापान के गुप्तचर संस्था का क्या नाम है। जापान के गुप्तचर संस्था का क्या नाम है, आप सभी लोगों को ये बात क्लियर पता होना चाहिए। ROEBI और यहाँ IB रहेगा जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो बोला जाता है। यहाँ ISI दिया है, CIA FBI दिया है और नाइचो दिया है। देखो सबसे पहला नंबर तो जापान से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, जापान से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जापान का राजधानी कहाँ पर है, तो जापान का राजधानी आपका टोक्यो है, ठीक है ना। जापान का राजधानी कहाँ पर है, तो जापान का राजधानी आपका टोक्यो है। पूछ देगा कि जापान के गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, तो जापान के गुप्तचर संस्था का नाम आपका नाइचो है, ठीक है ना। जापान के गुप्तचर संस्था का नाम आपका नाइचो है। पूछ देगा कि भारत के गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, तो भारत के गुप्तचर संस्था का नाम आपका ROEBI और IB होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ISI दिया है। पूछ देगा कि पाकिस्तान के बारे में जब पूछेगा ना, पाकिस्तान के गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, तो पाकिस्तान के गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पाकिस्तान के गुप्तचर संस्था का नाम ISI है, ठीक है ना। यहाँ पर CIA FBI दिया है। क्या पूछ देगा, अमेरिका के कहाँ का पूछ सकता है, अमेरिका का पूछ सकता है, ठीक है ना। तो अमेरिका के गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, अमेरिका के गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, अमेरिका के गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अमेरिका के गुप्तचर संस्था का नाम CIA FBI है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। जापान के गुप्तचर संस्था का नाम नाइचो है, अमेरिका के गुप्तचर संस्था का नाम CIA FBI है, पाकिस्तान के गुप्तचर संस्था का नाम ISI है और आपका भारत के गुप्तचर संस्था का नाम ROEBI और IB है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रश्न यहाँ पर दिया है कि अल्बर्ट आइसक्रीम नहीं रहेगा, ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को अल्बर्ट आइंस्टीन कर लेना है। पहलवान भाई टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, ठीक है ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, आइंस्टीन और आइसक्रीम में इसको अंतर नहीं लग रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? सरोद, वायलिन, अलगोजा और बांसुरी वादन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वायलिन हो जाएगा, ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछ देगा कि अमजद अली खान, ठीक है ना। क्या पूछ देगा? अमजद अली खान। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो सरोद से है, ठीक है ना। और मुंह से बजाने वाला आपका यहाँ पर दिया है, मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र पूछ देगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ना अलगोजा हो जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं कभी कभी एकदम खतरनाक तेज बोलता हूँ, तो वो वाला मेरा स्टाइल सही रहता है या इस तरह से आराम से आप लोगों को बता रहा हूँ ये वाला सही रहता है? दोनों में थोड़ा तुलना करके आप लोग बताना, ठीक है ना। और ये नहीं सोचना कि मैं आप लोग का कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, सबका कमेंट पढ़ता हूँ। रात को जब सोने जाता हूँ तो अभी तो मेरे घर वाईफाई लग गया है, तो अब तो सुबह में 8 बजे आप लोगों का क्लास लग जाएगा। अभी तो मतलब वाईफाई लगा है लेकिन उतना नेट नहीं दे रहा है, मतलब 1 MB का अभी दे रहा है, लेकिन वो लोग बोले हैं 2-3 दिन में एकदम स्पीड देने लगेगा, ठीक है ना। ज़्यादा स्पीड नहीं दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 6, 8 और 9। इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना। नेट बॉल में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। पूछ देगा कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्या पूछ देगा? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वॉलीबॉल में आपका 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। और इसके जगह जिम्नास्टिक भी पूछ सकता है। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। और खो खो भी पूछ सकता है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपके खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। आपके दिमाग में ये बात गूंजना चाहिए कि नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम कौन बन गई है? तो हाल ही में IPL के पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम कौन बन गई है आप लोगों को पता होना चाहिए। चेन्नई सुपर किंग, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स है। तो इसका राइट आंसर सनराइजर्स हैदराबाद हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। IPL से प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला टीम कौन बन गया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को एकदम क्लियर पता होना चाहिए। जब आप लोग पेपर में बैठोगे और ये प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा तो उस टाइम मैं याद आऊंगा अगर मेरा क्लास किए रहोगे तो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है राखी गढ़ी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और राजस्थान है। तो ये जो राखी गढ़ी है ना ये आपका हरियाणा में है। हरियाणा से और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी चेंज हुए हैं, मैं आप लोगों को बताया हूँ, नायब सिंह सैनी, ठीक है ना। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री हैं ना वो नायब सिंह सैनी बने हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? तो बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड मेयो के शासन में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? तो जो आपका बंगाल का विभाजन है ना वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। बंगाल का विभाजन किस सन में हुआ? कई बार मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, तो देखता हूँ कितने लोग कमेंट करके बताते हो, ठीक है ना। ये जो लॉर्ड मेयो हैं इनके शासन में जनगणना का शुरुआत हुआ, ठीक है ना। इनके शासनकाल में जनगणना का शुरुआत हुआ।
ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जनगणना का शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ। 1872 ईस्वी में जनगणना का शुरुआत हुआ। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है। दामोदर किसकी सहायक नदी है। हुगली, गंगा, ब्रह्मपुत्र और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका जो दामोदर है वो किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर आपका हुगली का सहायक नदी है। ठीक है ना। दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर आपका हुगली का सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है। तो यमुना आपका गंगा का सहायक नदी है। ठीक है ना। ये आप लोग को पता होना चाहिए। यमुना किसकी सहायक नदी है। तो यमुना आपका गंगा का सहायक नदी है। यहाँ ब्रह्मपुत्र दिया है। गुवाहाटी कहाँ पर बसा हुआ है। गुवाहाटी लिखा जाता है। ठीक है ना। तो आपका जो गुवाहाटी है वो कहाँ पर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। कुछ साथी लोग बोलते हैं कि अगर नीलेश भाई का पढ़ाया हुआ पेपर में आ जाएगा ना तो एकदम आर पार कर दूंगा, क्योंकि मतलब मैं यहाँ पर जो कुछ ही बताता हूँ बार बार रिपीट कराते रहता हूँ तो एकदम याद हो गया है। आपका नेक्स्ट है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारी। उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारी। 1935, 1919, 1940 और 1925 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली 1940 में मारी। ठीक है ना। और 1919 में क्या हुआ। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये आपका 1919 में हुआ। और उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली आपका 1940 में मारी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि लोकसभा में सबसे अधिक सीट किस राज्य में है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और नॉन ऑफ दीज है। तो ये भी कोई बताने वाला प्रश्न है। लोकसभा में सबसे अधिक सीट किस राज्य में है। इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। अपने उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सबसे अधिक सीट है। ये आप लोग को क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है ना। कि ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है। चेस, वॉलीबॉल, पोलो और बास्केटबॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रैंड मास्टर शब्द का खेल किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका चेस हो जाएगा। ठीक है ना। ग्रैंड मास्टर शब्द का खेल का ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो वो चेस से संबंधित है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है ना। आज जो जीके वाला प्रश्न डाला गया है तो ये प्रश्न पुराना वाला ज्यादा डाल दिया गया है। बस शुरुआत में करंट अफेयर्स का आया है, लेकिन लास्ट में भी आप लोगों का करंट अफेयर्स का युद्धाभ्यास वाला आएगा। ठीक है ना। कल वाला जो प्रश्न रहेगा उसको मैं आज एकदम खतरनाक वाला बनाऊंगा। ठीक है ना। यहाँ पर दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे ना वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है। देखो यार, आज मैं जैसे कल से हो सकता है कि पूरा बढ़िया से अभी वाईफाई लग गया है तो सब कुछ ठीक ठाक से टाइम से वीडियो मतलब मैं बनाऊं। अभी तक तो वाईफाई नहीं लगा था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। आज मैं 2 क्लास एक ही साथ कराया हूँ ना तो इसलिए थोड़ा मतलब पूरा बढ़िया से नहीं बोल पा रहा हूँ, तेज नहीं बोल पा रहा हूँ। समुद्र शक्ति अभ्यास 2023 है भारत और किस देश के बीच हुआ। समुद्र शक्ति अभ्यास बोला गया है। तो समुद्र शक्ति अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ। जापान, इंडोनेशिया, फ्रांस और मालदीव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। समुद्र शक्ति अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ। इसका राइट आंसर आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है ना। फ्रिंजेक्स 23 पूछ देगा। फ्रिंजेक्स 23 पूछ देगा तो वो क्या हो जाएगा ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। फ्रिंजेक्स 23 पूछ देगा तो फ्रिंजेक्स 23 आपका फ्रांस के साथ हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जापान के साथ तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। आपका यहाँ पर सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न और यहाँ 16वां प्रश्न है कि यक्ष किरणों की खोज किसने की थी।
न्यूटन ने, बेकुलर ने, रोंटजन ने और यहाँ पर हर्ट्ज दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक्स किरणों की खोज जो है ना वो रोंटजन ने किया था। रोंटजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करती है? तो ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करती है? ठोस में, द्रव में, गैस में और निर्वात में। तो इसका राइट आंसर आपका निर्वात हो जाएगा, ठीक है ना। ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर आपका निर्वात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई क्या है? कूलाम, यहाँ पर कूलाम रहेगा, ठीक है ना। एम्पियर, ओम और ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई क्या होती है? तो विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई आपका ओम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके पेपर में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसको आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है थर्मामीटर, पाइरोमीटर, पूर्ण विकिरण तापमापी और गैसीय तापमापी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग में क्या लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर पाइरोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। पाइरोमीटर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि दाब किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाब किस प्रकार की राशि है? सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है तो पाइरोमीटर ही होगा, ठीक है ना। ये जो थर्मामीटर दिया है ये बुखार मापी यंत्र है। जब हम लोग बुखार मापने जाते हैं तो थर्मामीटर होता है। और दाब किस प्रकार की राशि है? तो दाब एक अदिश राशि है, ठीक है ना। दाब एक अदिश राशि है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति है वृत्तीय गति, घूर्णन गति, आवर्त गति और दोलन गति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या होती है? तो वृत्तीय गति होती है, ठीक है ना। पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है, वृत्तीय गति होती है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है तो प्लाज्मा अवस्था कहाँ पर पाई जाती है? पृथ्वी पर, सूर्य पर, चंद्रमा पर और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा जो अवस्था है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो प्लाज्मा अवस्था आपका सूर्य पर पाई जाती है, ठीक है ना। देखो यार, जितने लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाओ, क्योंकि कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया करूँगा, ठीक है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूँगा। तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है, ठीक है ना। और मेरा व्हाट्सअप चैनल NDC के नाम से है, तो आप लोग को मेरे व्हाट्सअप चैनल में भी जुड़ जाना है। अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप लोग को ये फायदा होगा ना, मतलब ऑल इंडिया में कोई भी भर्ती निकाली जाएगी, आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हो, अभी आपका एज भी ज़्यादा नहीं हुआ है, पढ़ाई कर ही रहे हो, तो कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो उसका पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने व्हाट्सअप चैनल में भी भेजा करूँगा और मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेजा करूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, ठीक है ना। और नीलेश के फैंस वाला जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें भी जुड़ जाओ यार, क्योंकि जो ब्लॉग बनाता हूँ मेरा मतलब लाइफ कैसा चल रहा है ये सारी चीज़ें आप लोग देखोगे तो आप लोगों को खुद अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार, एक गांव में रहने वाला बंदा जिसका घर एकदम बागीचे में है वो ये सारी चीज़ें कर सकता है, तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो नीलेश के फैंस आप लोग यूट्यूब पर सर्च मारना, वहाँ पर मेरा एक चैनल आ जाएगा, उससे जुड़ जाना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट दिया है कि फलों को पकाने वाली गैस है नियान, एथिलीन, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो फलों को पकाने वाली गैस कौन है? तो इसका राइट आंसर एथिलीन हो जाएगा, ठीक है ना। फलों को पकाने वाली गैस आपका एथिलीन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चांदी किससे क्रिया करके काली पड़ती है? कार्बन से, सल्फर से, फास्फोरस से और ऑक्सीजन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी किससे क्रिया करके काली पड़ती है? इसका राइट आंसर आपका सल्फर हो जाएगा, ठीक है ना। चांदी किससे क्रिया करके काली पड़ती है? तो सल्फर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, परावलय, अवतल और द्विफोक्सी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर नहीं होगा, उत्तल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को उत्तल कर देना है। पहलवान भाई टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, पहलवान भाई टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, तो आप लोग को उत्तल कर लेना है, ठीक है ना। उत्तल लेंस यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है, क्या रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, मारिस हिलमैन और अरस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी, ठीक है ना। रेबीज की टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है, अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र और जीन है। तो अनुवांशिकी का जो सबसे छोटी इकाई होता है ना, वो आपका जीन होता है। अनुवांशिकी का सबसे छोटा इकाई आपका जीन होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि एक कोशिकीय जीव को क्या कहते हैं, मोनोसेलुलर, पॉलीसेलुलर, बाईसेलुलर और ट्राईसेलुलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव को क्या कहते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एक कोशिकीय जीव को मोनोसेलुलर कहते हैं, ठीक है ना। एक कोशिकीय जीव को मोनोसेलुलर कहते हैं, सेलुलर कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि महिलाओं की नसबंदी को क्या कहा जाता है, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबरलोसिस और अंडोत्सर्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिलाओं के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है ना। महिलाओं के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से आपका मैथ वाले सर आएंगे। मैथ वाले सर के आने से पहले 2024 वाला जो शाम को मैं रिवीजन कराया था युद्धाभ्यास वाला प्रश्न ना, तो वे एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। दुग्धजनक हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है पीयूष, पीनियल, हाइपोथैलेमस और एड्रिनल है। तो इसका राइट आंसर आपका पीयूष हो जाएगा, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है, नेक्स्ट यहाँ पर पूरा का पूरा युद्धाभ्यास वाला दिया गया है, ठीक है ना। और ये पूरा आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो, जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से पढ़ाई करो, लेकिन अगर आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दे रहे हो, 1 भी रुपया पे नहीं कर रहे हो ना, तभी भी पुराना वाला जो पिछले साल आर्मी के पेपर में जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, वो मेरे नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रीवियस एग्जाम वाले में उसका कोई भी चार्ज वर्ज नहीं है, और सिर्फ आप 49 रुपया पे करोगे ना, तो आपको काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट भी आप लोग को सिर्फ 49 रुपया में मिलेंगे। आपको यहाँ पर दिया है कि समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज, मैं आप लोगों को कल भी रिवीजन कराया था, आज भी करा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के साथ हुआ। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के साथ हुआ। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और यूएई के साथ हुआ। आपका सहयोग काजिंद यहाँ पर रहेगा, सहयोग काजिंद भारत और जापान के तटरक्षक बलों के साथ हुआ। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के साथ हुआ। खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के साथ हुआ। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और यूएई के बीच हुआ। आपका यहाँ दिया है सदा तकनीकी अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया, ठीक है ना, वायु शक्ति एक्सरसाइज का। और यहाँ पर है मिलन एक्सरसाइज। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना, इंडियन भारतीय नौसेना, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है भारतीय नौसेना आयोजन किया विशाखापट्टनम में मिलन एक्सरसाइज का। दोस्ती एक्सरसाइज भारत और मालदीव श्रीलंका के बीच हुआ। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मालदीव के साथ हुआ। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और यूएस के साथ हुआ। सी डिफेंडर्स भारत और अमेरिका, देखो यहाँ पर भी लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है, यूएस से रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका है
टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के साथ हुआ। गगन शक्ति एक्सरसाइज IAF इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया, गगन शक्ति एक्सरसाइज का। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान के साथ। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। अभी इसका और बार मैं रिवीजन कराऊंगा जब तक आप लोग को याद नहीं हो जाएगा। अब मैथ वाले सर आ रहे हैं, उसके बाद से मैं रीजनिंग का क्लास कराने आऊंगा, ठीक है ना। जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार निशान नीलेश डिफेंस करियर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नीलेश डिफेंस करियर ऐप का जो है उसमें का 22 नंबर टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया है 10:7 तथा उनकी आयु का अंतर दिया है 12 वर्ष, तो श्याम की आयु बताइए। यही पूछ रहा है, राम और श्याम का अनुपात दिया है तो हम लिख दिए यहाँ से, देखिए ये लिख दिए राम और ये हो गए श्याम। तो राम और श्याम की अनुपात कितना दिया है? दिया है 10:7। क्या दिया है? 10:7 दिया है। अब इन दोनों का अंतर कितना का है? 3 का। लेकिन वास्तव में अंतर देखिए, यहाँ देखिए वास्तव में अंतर कितना कह रहा है? 12 वर्ष का अंतर है। लेकिन अनुपात में हम देख रहे हैं तो कितने का अंतर है? 3 रेशियो का। तो हम लिख सकते हैं कि 3 रेशियो बराबर 12 लिख सकते हैं कि नहीं बाबू? इत्मीनान से देखिए, लिख सकते हैं कि नहीं? अब इस 3 को हम काट दिए तो 3 चौका क्या हो गया? 12। अब बचा 4, तो 4 का गुणा हम इसमें कर दिए तो क्या हो गया? 7 चौको 28। और हमसे पूछ किसका रहा है? श्याम की आयु। तो श्याम की आयु क्या हो गई? 28 वर्ष। और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? सी। ये बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार और रिपीट कर दें। देखिए राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया है 10:7, तो 10:7 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है तथा इनकी आयु का अंतर 12, लेकिन आयु का अंतर यहाँ पर हम देख रहे हैं रेशियो में तो कितने का है? 3 का। वास्तव में कितना है? 12 का। 3 से इसको काट दे तो 3 चौक 12, 4 का गुणा इस श्याम के आयु में कर दे तो 7 चौको 28 हो गया। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो गया? सी हो गया। क्लियर है? आगे देखिए, कर एक वर्गाकार खेत की भुजा 17 मीटर है, तो खेत का परिमाप। अच्छा, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान। यहाँ देखिए यह क्या है? वर्ग है। यह 17 है तो सभी भुजाएं समान होती है, सभी 17। और परिमाप में क्या करते हैं? सभी भुजाओं का योग करते हैं। सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो सबको जोड़ देंगे तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 4 इंटू भुजा। 4 भुजा है तो चारों भुजाओं का योग करें या 4 का गुणा कर दिए तो 4 गुणे 17, यही हो गया। अब इसका गुणा कर दिए तो 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 4 1 9 4 और 4 2 6 68। और 68 मीटर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल रहा है। सिंपल है। आगे देखिए, कर प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। देखिए प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत पूछे, यदि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, जब भी ऐसे पूछेगा विषम संख्याओं का औसत या सम संख्याओं का औसत, तो दोनों के लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ एक ही में, तो यह हो जाएगा n। जब विषम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? n। यदि पूछे प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो यह हो गया n+1। यह क्या कहता है? सम वाला एक कदम विषम से आगे होता है। क्या होता है? विषम से एक कदम आगे। तो n में अब कह रहा है 20, तो हम क्या लिख दिए हैं? 20 अब +1, 20 और 1 क्या हो गया? 21। और सीधे सीधा आंसर हमारा कौन सा मिल रहा है? सी मिल रहा है। क्लियर है? यदि विषम पूछता तो सीधे जो पूछता 20 पूछता तो 20 ही हो जाता। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सम, तो 1 बढ़ जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, कर एक घोड़े को 8100 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए? अच्छा, मान लिए कि हमारा जो भी है 100 रुपये का है,
यह हमारा क्या है, सीपी है। सीपी कहें या कास्ट प्राइस कहें या क्रय मूल्य कहें, इसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य भी कहते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। अब देखिए 100 रुपये में 10% की हानि हो गई, तो हानि हुआ तो कितना बचा, 90 बचा कि नहीं बाबू, 90 बचा। और बीसी पे 20% लाभ कमाए तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइएगा। यहाँ देखिए 10% की हानि कर रहा है, हानि का है तो 90 से कर दिए, 10% की हानि हो गई। और क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमाए तो 120 हो गया। लेकिन वास्तव में सवाल यह कर रहा है कि एक घोड़े को 8100 रुपये में बेचने पर 10% हानि। कहने का मतलब यदि 90 रेशियो के बराबर हम 90 रेशियो निकालें तो 8100 कर दिए बाबू। तो यहाँ से हम 0 से 0 कटें, ध्यान से देखिए 0 से 0 कट गया, 9 से यह कट गया, 9 9 81, 90 हो गया। एक रेशियो बराबर हमारा कितना मिला, 90। हमसे कह रहा है इसने कितना लाभ कमाना है, 120। तो 120 में हम क्या किए, 90 का सीधे सीधे गुणा कर दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 9 108 और 2 0 है तो 2 0, 10,800। यह हमारा ऑप्शन नंबर पहला मिल गया। सिंपल समझ में आया कि नहीं। मान लिया 100 रुपया है, 10 रुपया इसमें क्या है, 10% हानि हुई तो 90 होगा। लेकिन हानि 90 रुपये नहीं, कितना हो रहा है, कितना पे, 8100 पे। 90 को 8100 के बराबर करके निकाल दें। क्लियर है। आगे देखिए, करे 16 और 9 का मध्य अनुपात। देखिए मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या है, मध्य अनुपात का फॉर्मूला ही बहुत ही सिंपल है। यह आप लोगों को तीनों चारों फॉर्मूला लिखवाया हूँ। इसका होता है √AB मध्य अनुपात का। तृतीय अनुपात पूछेगा तो B²/A। तो यहाँ पे मध्य अनुपात पूछ रहा है, तो A का मान है 16 और गुणे 9। अब ये नहीं कि इसका गुणा करेंगे, कब्बो नहीं, गुणा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि करनी में 16 है तो 16 का हम जानते हैं 4 और 9 का क्या जानते हैं 3, और 4 का 3 में गुणा किए तो कितना हो गया 12, और ऑप्शन नंबर B मिल गया, D मिल गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम गुणा कभी नहीं करेंगे। आगे देखिए, कह रहा है यदि x बराबर 10 और y बराबर 12 हो तो x प्लस वाई इसका अनुपात क्या होगा। ये सबसे सिंपल है। एक दिया है x प्लस 5, दूसरा अनुपात दिया है y प्लस 8। ये दिया है बाबू। x के जगह पे क्या रखना है 10, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ रखना है 12 और प्लस 5 तो कितना हो गया 15 हो गया यह, और 12 5 17 हो गया। 15:17 देखिए कहीं दिख रहा है, 15:17 कहीं नहीं दिख रहा है, तो नहीं ये 8 है, सॉरी यह क्या है 8 है। तो 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया। कितना हो गया 20। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 5 से काट दिए तो 5 3 15 और 5 चौको 20, 3:4 और ऑप्शन नंबर D मिल रहा है 3:4। क्लियर है। आगे देखिए, करे 5 आदमी 45 मीटर लंबी दीवार को 9 दिन में बना सकते हैं। इसके लिए सूत्र क्या बताएं, AMDH मसाला याद रखेंगे कि AMDH मसाला होता है, उसी फार्मूले पर हम रख देंगे। क्या पढ़े हैं AMDH मसाला में, M × D × H/W × R। M क्या है, आदमियों की संख्या है, D क्या है, दिन है, H क्या है, समय है, हावर्स है, इतना घंटा कार्य कर रहा है, W वर्क है, R क्या है, रुपया है, कितना रुपया कमा रहा है। यदि चाहे तो इसे ये 1 1 कर दें सबको, तो इसी के बराबर क्या हो जाएगा M2 D2 H2/W2 × R2। यह हो गया 2 वाला। लेकिन हमारे सवाल में क्या दिया देखिए, 5 आदमी, M के जगह पर क्या रखेंगे 5, 45 मीटर लंबी दीवार, दीवार क्या है काम है ना, दीवार जोड़ रहे हैं, तो कार को नीचे आ जाएगा 45। ठीक, कितने दिन 9 दिन काम करते हैं। तो 50 मीटर लंबी दीवार, 50 मीटर लंबी दीवार को बनाने में 5 आदमी कितने दिन का समय लगेगा। तो 9 5 45 है, 45 सीधा सीधा कट गया, है 5 से है 5 कट गया, नीचे क्या बचा 10। तो D बराबर क्या हो गया 10 दिन, सीधा सीधा 10 दिन हो गया। और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, एकदम पहला मिल रहा है कि 10 दिन में हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, करे A और B किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। A और B दोनों मिल के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में। तो हम लिखेंगे A + B कितना दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, तो यह 20 डेज हो गया हमारा, हो गया। फिर देखिए B और C मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, तो B और C को हम मिला दिए तो कितना दिन में कर दिए सब 15 दिन में एक काम कर दिए।
उसके बाद से कह रहा है सी तथा ए मिलकर इसी काम को 12 दिन में, यह सी है और यह ए है, मिलकर कितना दिन में कर दिए? 12 दिन में कर दिए। तीनों एक काम कर रहे हैं। अब ये देखिए, यदि इन लोग टोटल काम हमें नहीं पता है कुल कितना कार्य है, तो हम बताए हैं 20, 15 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम का प्रदर्शित करता है, एलसीएम कहता है कुल कार्य है, कुल कार्य, कुल यह कार्य है, कुल कार्य कितना हो गया बाबू हमारा? कुल कार्य 60 हो गया। कुल कार्य कितना हो गया? 60 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यदि ए और बी की क्षमता निकालनी है, क्षमता कहने का मतलब यह है कि हम एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, वही हमारी क्षमता हो गई, वही इफिशियंसी हो गई। तो यहाँ ए और बी की क्षमता निकालना है, तो 20 तिहाई 60 दोनों मिलके एक दिन में 3 काम को करेंगे, और 15 चौको 60, और बी और सी मिलके 4 काम करेंगे, सी और ए मिलके कितना काम करेंगे? 12 25 60, 5 काम करेंगे। यदि कुल जोड़ दें हम, कुल कार्य कितना है? 60 है, तो यहाँ 60 हो गया, और इसको जोड़े तो ए और ए कितना ए आ रहा है? जोड़ेंगे तो 2a आ रहा है, तो लिखेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्योंकि सभी 2 बार आ रहा है ना बाबू, सभी 2 बार आया तो जोड़ दिया, और इन सबको जोड़ लिया, 5 4 9 और 9 3 12, कुल क्षमता कितना हो गया? 12। लेकिन 2 है तो हम क्या करेंगे? 2 यहाँ से कॉमन लेके इसके नीचे भेज दिए, 12/2, और यह हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60। क्या हो गया? 60 हो गया। अब यहाँ से इसको हम काट दिए तो कितना हो गया? 6 दूना 12, और 6 का इसमें लाके भाग देते हैं, तो तीनों मिलके कितना दिन में करेंगे? 60/6 कट गया, कितना हो गया? 10 दिन, और 10 दिन में ये काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी मिल रहा है। क्लियर है? यहाँ देखिए, यहीं पे 12 से 12 50 60 कर देंगे, बहुत लोग फंस जाते हैं, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये दो बार है, सब 2 बार जोड़ा गया, 2 काम लेके इस क्षमता को घटा देंगे। क्लियर है? आगे देखिए, कर दो संख्या 42 और 63 है, इनका लॉसा इतना है, तो मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा बराबर देखिए सूत्र क्या होता है? एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यही मेन फार्मूला है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, यह सबको याद होना चाहिए बाबू। एलसीएम इंटू HCF इंटू इजकल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब 2 संख्याएं दिया है, देखिए कितना दिया है? एक दिया है 42 और एक दिया है 63, हमने कर लिया बट्टे। अब इधर क्या दिया है? एलसीएम कितना दिया है? 126 दिया है, और HCF हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो HCF बराबर है गुणांक हमेशा कहा जाता है नीचे जाता है, तो गुणांक यहाँ इसके नीचे आ गया 42 गुणे 63 अपान 126। अब देखिए 126 है, कितने बार में कट जा रहा है? यदि इससे काटे तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यही हो रहा है। तो 2 बार में यह खूब आराम से कट जा रहा है, और 2 से इसको काट दिया तो कितना हो गया? 21। यही हमारा HCF हो गया, HCF 21, और इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहे एक बक्से में 20 किलोग्राम गोलियां हैं और एक गोली का भार 10 ग्राम है, तो बक्से में कुल कितनी गोलियां है? ये तो सबसे सिंपल है, बक्से में कुल गोलियां निकालना है तो कितना है? 20 किलोग्राम है, और अपान 10 है ग्राम है। तो पहले तो किलोग्राम को हम ग्राम में बदल दें, तो क्या लिखेंगे? 20 गुणे 1000, 20 गुणे 1000 ई ग्राम हो गया, अपान 10 ग्राम हो गया। ये बाबू ग्राम से ग्राम हम खूब आराम से काट सकते हैं, कोई दिक्कत बताइए? ग्राम से ग्राम काट सकते हैं। और यहाँ 0 से क्या हो गया? 1 0 कट गया, बचा क्या? 2 1 2 3 0, तो 3 0 लिख दिए। तो कितनी गोलियां हो गई? 2000, और ऑप्शन में डी मिल रहा है कि 2000 गोलियां हो गई। यही संख्या हो गया। ठीक है, आगे देखिए, कह एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या दिया है, त्रिज्या मतलब क्या होता है? आर कितना होता है बाबू? 28 सेमी दे दिया है। ठीक है, और साइकिल 300 चक्कर लगा रहा है, यन दे दिया, यन कितना होता है? 300 दिया है, 300 हो गया। कितनी दूरी तय करेगा? हमें बताए हैं, यही देखिए, यह हमारा साइकिल का पहिया ऐसे ही होता है वृत्ताकार।
कितना चक्कर मारेगा, जितना चक्कर मारेगा वो अपन दूरी के बराबर, तो दूरी किसकी क्या होती है 2πr। परिधि पढ़े हैं ना 2πr, तो परिधि यही दूरी होता है। तो हम लिख देंगे दूरी इज इक्वल टू 2πr। अब कितना चक्कर मारा है 300, तो हमें 300 को हम क्या किए गुणा कर दिए। ठीक, 2π का मान पढ़े कितना होता है 22/7 और r का मान कितना दिया है 28 दिया है इजकल टू 300। अब 300 होगा है, देखो 7 चौक को क्या हो गया 28 और इसका इसमें गुणा कर दिए हैं, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 गुणे 3 दूना 6 100। अब 6 का गुणा करिए तो 8 6 के 48 के 8 हासिल क्या बचा 4, फिर 8 6 के 48, 48 और 4 कितना हो गया 52, तो 52 800, 52 800, यह 10 52 800 यही तो सही है, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा है एक टीम की संख्या 480 है, प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत रन 40 है तथा अंतिम 5 खिलाड़ियों की औसत रन 30 है, तो छोटे खिलाड़ी छठे खिलाड़ी की संख्या बताइए। अच्छा, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं कुल 11 खिलाड़ी होंगे। तो 11 खिलाड़ी में सपोज के लिए सिंपल ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 खिलाड़ी है। कुल इनकी संख्या कितना दिया है, यहाँ लिख रहा हूँ संख्या। कुल के रन कितना बना रहे हैं 11 का योग कितना है 480 रन बना रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या किए हम 5 खिलाड़ियों को, प्रथम 5 यहाँ से यहाँ तक आएंगे। प्रथम 5 खिलाड़ियों का औसत कितना रन है 5 गुणे 40, तो क्या हो गया 200 हो गया। 200 हो गया, तो इसमें से क्या करें -200 कर दिए। समझिएगा, दोनों चल रहे एक साथ। फिर अंतिम कर रहा है अंतिम 5 यहाँ से यहाँ तक आ गए। इसका कितना है 5 गुणे 30, तो यह क्या हो गया 5 या 15 150 हो गया। इसको भी क्या किए कुल ही में से इधर से 200 इधर से 150 घटा दिए। समझिएगा बाबू, तो छठे खिलाड़ी का दाम वैसे निकल गया औसत। कुल कितना बनाएगा तो 480 हो गया बाबू। इसको जोड़े तो 2 1 3 350 हो गया। 0 में से 0 घटा 0, 8 में से 5 घटा 3, 4 में से 3 घटा 1, 130 और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ दिख रहा है 130। कुछ नहीं करना है, बस 11 को लिख लेना है। औसत बराबर यह याद होना चाहिए, यह याद होना चाहिए। औसत योग बराबर होता है, योग इज इक्वल टू होता है औसत गुणे संख्या। क्या होता है औसत गुणे संख्या, क्योंकि औसत बराबर पढ़े हैं योग बटे संख्या, तो बस उसी का गुणा कर दिया। यही फार्मूला सब जगह लगाया हूँ। देखिए यह औसत है और यह संख्या है, यह औसत है, यह औसत है, यह संख्या है और यहाँ कुल संख्या दिया है। क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा है प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्या या कोई इसकी संख्या का योग पूछे तो होता है यस एन, योग का सूत्र है n/2 a + l। यहाँ a क्या है प्रथम पद है, l क्या है अंतिम पद है। यह प्रथम है, यह अंतिम है, n पदों की संख्या है। अब यहाँ का 30 कह रहा है तो n क्या हो गया 30, अब बट्टे 2 है तो 2। प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 n होता है, तो प्रथम पद 1 हो गया और अंतिम पद 30 दिया है, 30 हो गया। इसका इसमें गुणा कर दिए, भाग कर दिए तो क्या हो गया 15 दूना 30 और गुणे यह कितना हो गया 31। 30 और 1 क्या हो गया 31। 15 का गुणा 1 में किया तो 15 का नाम 15 हासिल 1, 15 तिया 45 और 1 क्या हो गया 46, तो 465 हमारा आ गया। 465 ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा है एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात कीजिए। तो हम चाल बराबर क्या पढ़े हैं देखिएगा, चाल बराबर पढ़े हैं दूरी बटे समय, दूरी बटे समय ये नहीं पढ़े हैं। तो दूरी कितना दिया है बाबू 10 मीटर की दूरी चल रहा है कितना सेकंड में 1 सेकंड में, तो हमारा चाल यही हो गया 10। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है
तो क्या करेंगे 18 बटे हम 5 कर देंगे और यहाँ से 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 का 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। और ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मिल रहा है, डी नंबर मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, कह रहा है 15 का घन बताइए, 15 का घन बताइए। 15 का घन क्या होगा, 15 देखिए 15 गुणे 15 यही है। 15 क्या होता है 225, 15 का 15 में गुणा किए तो 225। देखेगा यहाँ दिया है ई वर्ग है, घन नहीं है। 225 में फिर 15 का गुणा करेंगे तो यह आएगा 3375। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें 15 का गुणा कर देंगे तो 3375 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इस तरह से आप लोगों का 15 क्वेश्चन मैथ का खत्म हो गया। 5 क्वेश्चन से जो रीजनिंग का बचा है आएंगे नीलेश सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न मैथ के समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न दिया है कि यदि 1, 8, 27, 64 यहाँ पर खाली दे दिया है 216, मतलब खाली श्रृंखला में क्या भरा जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ पर एक है ना, तो एक का अगर आप लोग क्यूब करोगे, एक का क्यूब करोगे तो आपका एक ही हो जाएगा। यहाँ पर 8 दिया है, अगर 2 का क्यूब करोगे ना तो 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर 27 दिया है, अगर 3 का क्यूब करोगे ना तो 3 का क्यूब आपका 27 हो जाएगा। यहाँ 64 दिया है, अगर 4 का क्यूब करोगे ना तो 4 का क्यूब आपका 64 हो जाएगा। तो सबसे पहले ए का क्यूब किया है, फिर 2 का क्यूब किया है, 3 का क्यूब किया है, 4 का क्यूब किया है। तो अब 5 का क्यूब कर देते हैं। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्यूब आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो आपका 5 का क्यूब यहाँ पर 125 हो जाएगा और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, ठीक है ना। 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त मतलब ये लाइन से दिया है, यहाँ का लुप्त है, ठीक है ना, यहाँ का हटा हुआ है, तो इसको आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पर AZBYCXDWEVFU एकदम साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या किया गया है। ए का उल्टा आपका जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ई का उल्टा भी होता है, एफ का उल्टा यू होता है। अब आगे क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ पर ए है, ए के बाद से आपका यहाँ सी दे दिया है, ए 1 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, सी के बाद से ई दे दिया है, ई 5 नंबर पर आता है। 1 से सीधे 3 हुआ है, 3 से आपका 5 हुआ है, 5 से 7 कर लेंगे और 7 नंबर पर आपका जी आता है, ठीक है ना। अब जी का उल्टा आपका टी हो जाएगा, जी का उल्टा आपका टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जी का उल्टा टी दिया है, उसके बाद से एच का उल्टा एस दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आज मेरा कलम कहीं और चला रहा हूँ, चल रहा कहीं और है। आपका 2 क्लास एक ही बार करा दिया हूँ इसलिए, ठीक है ना। और खाना भी नहीं खाया हूँ और पूरा दिन वाईफाई के पीछे परेशान रहा हूँ कल, ठीक है ना, मतलब आज, ठीक है ना। ये वीडियो तो कल पड़ेगा, आज परेशान रहा हूँ। आपका यहाँ नेक्स्ट है कि यदि 31 गुणे 23 को इतना तो 310 गुणे इतना को मतलब क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर कैसे लिखा गया है देख लेते हैं, ठीक है ना। 31 का गुणा जब हम लोग इसमें करेंगे 23 में तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 31 का गुणा हम लोग को 23 में करना है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर 3 का नाम 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 का नाम 3 और 3 यहाँ पर 3 का नाम 3 हो जाएगा। उसके बाद से फिर क्या करते हैं 3 3 9 और 2 का नाम 2, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 हासिलवा 7, 713 हो गया है। तो कुछ नहीं किया गया है, बस इसका इसमें गुणा कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका भी इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पर 310 दिया है, उसके बाद से आपका 0.23 दिया है, तो ये 0.100 हटा देते हैं, ठीक है ना। बस 23 को यहाँ पर कर देते हैं, उसके बाद से गुणा करते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 का नाम 3, 3 3 के 9। अब यहाँ पर 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 का नाम 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद से 0 हो गया, 3 हो गया, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 6 1 हासिलवा 7। अब देखेंगे ये जो दशमलव है ना, इसके बाद कितना अंक है 1 2 3, इसके बाद 3 अंक है ना, तो 1 2 3 दशमलव यहाँ पर लगा देना है, ठीक है ना। 10 दशमलव के बाद 3 अंक रहना चाहिए। आपका यहाँ पर क्या दिया है 7.13 0, ठीक है ना।
तो 7.13 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 0 नहीं है, लेकिन 0 आप लोग लगाओ या ना लगाओ, बस दशमलव के बाद का 2 ही अंक का मान रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग को गुणा करना है, टेंशन ना लो, मैथ वाला क्लास भी जल्दी ही लाऊंगा। यदि पूरब उत्तर पूरब बन जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा? यदि पूरब उत्तर पूरब बन जाता है, मैं आप लोग को बताया हूँ कि सबसे ऊपर उत्तर रहता है, नीचे आपका दक्षिण रहता है, उत्तर के राइट में आपका पूरब रहता है और इधर आपका पश्चिम रहता है, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि यदि पूरब उत्तर पूरब बन जाता है, ये जो पूरब है ना, यहाँ पर आपका उत्तर पूरब रहेगा, क्या रहेगा? ये आपका उत्तर पूरब रहता है और यहाँ पर आपका उत्तर पश्चिम रहता है, ठीक है ना। और नीचे आपका दक्षिण पश्चिम रहता है और इधर आपका दक्षिण पूरब रहता है, ठीक है ना, इधर आपका दक्षिण पूरब रहता है। बोला जा रहा है कि यदि पूरब उत्तर पूरब बन जाता है, ये जो पूरब है ना, ये क्या बन जाता है? उत्तर पूरब बन जाता है। यहाँ से 45 डिग्री ये उल्टा घूम जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से बोल रहा है कि तो पश्चिम क्या बन जाएगा? तो पश्चिम को भी 45 डिग्री उल्टा घुमा देंगे। ये पश्चिम है ना, पश्चिम को जब 45 डिग्री उल्टा घुमाएंगे तो ये नीचे आएगा, ठीक है ना। पश्चिम को जब 45 डिग्री नीचे घुमाएंगे तो नीचे आएगा, तो ये दक्षिण पश्चिम बन जाएगा और ये रहा आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, इसको मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोगों को देना है, कमेंट में जरूर बताना है इसका आंसर। देखते हैं कितने लोग कमेंट कर रहे हो। जितने लोग इस चैनल का डीपी लगाए हुए हो तो उन लोगों पर मैं ज़्यादा थोड़ा गौर करता हूँ, ठीक है ना। बाकी सभी लोगों का कमेंट देखता हूँ। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।